हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप हेडलाइन से समझ सकते हैं, ये पूरे 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रोमांटिक लिटरेचर से हैं। DSSB TGT इंग्लिश के लिए रोमांटिक लिटरेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर्स में 18 में आया था क्वेश्चन पेपर, जो उसमें भी देखने को मिले थे। बहुत सारे हमने देखा था 2014 वाले में भी रहे हैं। तो हमेशा से ही जो है रोमांटिक लिटरेचर एक इंटीग्रल पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है DSSB TGT का। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम एनी फर्दर, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड आप ही लोगों के लिए जो क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं दैट आर ऑलरेडी हाईलाइटेड, ठीक है। आप इसे क्विक रिविजन के जैसे देख सकते हैं। तो एट अ गो ओनली आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंस 100 क्वेश्चन को अगर डिस्कस करेंगे तो इट वुड बी वेरी लेंथी टू डू सो, एंड एट लास्ट आई सपोज दैट वी ऑल नीड सम क्विक रिविजन, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद the first question. Now the first question is, who wrote a dictionary of English language? So ये जो that we all know that the dictionary was being written by Dr. Samuel Johnson, and the date on which the dictionary was published was 1755. एंड अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल 1755 को ये डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने किया था, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोट अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जिन्होंने लिखा है उनका नाम है एडविन बर्ग, और ये एक आयरिश फ़िलोसोफ़र थे। बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में काफ़ी लिखा है। और ये जो पूरा टॉपिक है, ये क्या है, एक ट्रीटी है जो इन्होंने लिखी है, बीइंग अ फ़िलोसोफ़र, रिगार्डिंग a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime. So somewhat ये रोमांटिसिज्म की जो एक स्पिरिट थी सबलाइम से रिलेटेड थी, उससे कनेक्टेड है, दैट्स वाई इट इज़ बीइंग इंक्लूडेड ओवर हेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो जॉर्ज थर्ड की बात करेंगे। जॉर्ज थर्ड, व्हेन डिड ही असेंड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड? सो द डेट इज़ ऑलरेडी गिवन हेयर। इन 1760 जॉर्ज थर्ड असेंडेड द throne of England. Now let's talk about the very famous question related to the French Revolution, and we all know that why is it very important, क्योंकि रोमांटिक एरा की बात करें और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नहीं करें तो ऐसा चल नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही हम कहीं ना कहीं उसके एक ओरिजिन के रूप में देखते हैं। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन 1819 ब्रिटिश फोर्सेस चार्ज्ड ऑन अ पीसफुल प्री डेमोक्रेसी रैली इन मैनचेस्टर रिजल्टिंग इन द। तो ये भी बहुत फेमस एक क्या कह सकते हैं, एक इंसिडेंट रहा है रोमांटिक पीरियड का। इन 1819 क्या हुआ था, वी ऑल नो कि एक बहुत ही गलत तरीके से जो है पीसफुली जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उसको गलत तरीके से एक मैस्केर किया गया था, यानी कि जनमानस को उसमें बहुत हानि हुई थी उनका। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग मास्कर फेमस है, ऐसे ही वहाँ पे भी ब्रिटिश ने पीटरलू मास्कर किया था। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेटर ऑन जो पीबी शैली थे उन्होंने इस मास्कर के लिए ही एक पोएम को लिखा था। उसका क्वेश्चन आगे आएगा। सो आपको ये बस ध्यान रखना है, जो पीबी शैली थे उन्होंने इसी मास्कर के रिलेटेड एक पोएम लिखी है, दैट इज पीटरलू मास्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन। तो ये काफ़ी जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1757 इज द डेट व्हेन विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कासल ऑफ ऑट्रांटो वॉज रिटन बाय हॉरेस वॉलपोल। तो हॉरेस वॉलपोल का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोथिक फिक्शन के लिए है। तो ये उनका गोथिक फिक्शन के लिए आगे क्वेश्चन भी आ गया है। सो द ओरिजिन ऑफ द गोथिक फिक्शन या गोथिक नॉवल कह सकते हैं, किसको एट्रीब्यूट किया जाता है? हॉरेस वॉलपोल को किया जाता है ना। देन
द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस किसने लिखे हैं? ये दोनों सॉन्ग्स जो हैं ये आए थे विलियम ब्लैक के द्वारा इनको लिखा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और दोनों ही इनकी काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें जो है इस कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं और ये पब्लिश कब किया गया था? सो ये पब्लिश मैं आपको डेट बता देती हूँ, 1789 में इसको पब्लिश किया गया था। 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को पब्लिश किया गया था विलियम ब्लेक के द्वारा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चाइल्ड लेबर एज इट थीम? सो ब्लेक्स का जो द चिमनी स्वीपर है ना, वो उसकी जो थीम है वो चाइल्ड लेबर ही है। और इसके बाद में एक पोएम भी आई थी, द चिमनी स्वीपर्स कंप्लेंट, इसी के रिगार्डिंग ही है वो, बट वो इन्होंने नहीं लिखी है, वो एक और ऑथर है 18th सेंचुरी के, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, कहता है 11th क्वेश्चन है What begins with the following famous lines? कहाँ की हैं ये following famous lines? The curfew tolls the knell of parting days. सो ये जो ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड है, ये उसकी फेमस लाइंस हैं। नाउ लेट्स कम टू द 12th क्वेश्चन। द रोमांटिक मूवमेंट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट? द एज ऑफ एनलाइटमेंट। जो चल रहा था ना कि हमें अपने मतलब जो नॉर्मल सारा सिनेरियो है, जैसे नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल बहुत फिलोसॉफिकल ज़्यादा सोचना है, एनलाइटमेंट की तरफ ध्यान देना है, तो उसके अगेंस्ट जो एक रिवॉल्यूशन आया था जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है बेसिकली, वो रोमांटिक मूवमेंट था, तो एज ऑफ एनलाइटमेंट के अगेंस्ट था। नाउ इवान हो किसने लिखा है? सो इवान हो जो है वो सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। सो वी एज इट इज़ बीइंग हाईलाइटेड ओवर हेयर टू, सो वी कैन ऑल अंडरस्टैंड इवान हो इज़ रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट। नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट टू, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे ही हम हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनका जन्म कब हुआ था? सन 1770 यानी कि 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? 1821 में हुई थी। 1821 में जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ट्रिगर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, वैसे शायद पढ़ा होगा आपने, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है ना, ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है जो ये जो नॉवल है इसमें इस वाले जो बास्टिल एक कासल है उसका जिक्र आता है और बेसिकली वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। सो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में इसको आपका मेंशन आपको देखने को मिल सकता है। नाउ 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द रोमांटिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा ट्रू इसमें से क्या है? तो जो ट्रू है वो ये है कि उन्होंने दे हाईलाइटेड द हीलिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन द गुड थिंग्स, इमेजिन एंड ऑल्सो लुक आउट फॉर वॉट इज़ बीइंग सराउंडेड बाय अस, लाइक नेचर इज़ टू बी looked out for, right? Then in 18 question, who wrote what in 1819 as a reaction of furious outrage at the पीटरलू मास्कर? मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो है वो पीवी शैले हैं और उसका जो पीटरलू मास्कर से रिलेटेड जो उन्होंने लिखी है रिएक्शन एज ए फ्यूरियस आउटरेज फॉर द मास्क ऑफ एनार्की, ये उन्होंने मास्क ऑफ एनार्की लिखा है। वो सारे बेचारे तो क्या कर रहे थे, केवल साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट देन ऑल्सो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया जो जनता थी उसको। नाउ द 19th क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेड्स वाज अ कोलैबोरेटिव कलेक्शन बाय whom and was published in what year? सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से हम मानते हैं कि रोमांटिक एरा की जो है वो शुरुआत होती है। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कलेक्टिवली इसको लिखा था। वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम थी? 19 पोएम थी और कॉलरिज की केवल 4 पोएम थी और मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 23 पोएम्स। 1798 में इसको पब्लिश किया गया था। कॉलरिज की एक बहुत फेमस पोएम जो है उसमें इंक्लूडेड थी, जो थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, है ना। चलिए
देन द थॉर्न एंड द इडियट बॉय किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, हम बहुत सारे उनके फेमस जो हैं वर्क्स उनको जानते हैं, पर कई बार जो उनके कम फेमस वर्क्स होते हैं या जिनकी बात ज़्यादा नहीं की जाती है उनको नहीं जानते, पर ऐसे ही जो वर्क्स होते हैं वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। द थॉर्न एंड द इडियट बॉय वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। देन इन द 21st क्वेश्चन, इन what Black emphasizes the injustice of late 18th century society and the desperation of a poor। तो उन्होंने एक वर्क लिखा है लंदन करके, जहाँ पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को एम्फोसाइज़ किया है कि कैसे जो सोसाइटी में इनजस्टिस है और जो पुअर है वो डेस्परेटली क्या बनना चाहता है, वो अमीर बनना चाहता है क्योंकि वो थक चुका है अब अपनी इस पुअर जो हालात हैं उनसे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 22nd क्वेश्चन। अ वॉकिंग टूर ऑफ कमरिया इज रिलेटेड विद, ये कॉलरिज का एक वर्क है। 23rd क्वेश्चन, अ की आइडिया इन रोमांटिक पोइट्री इज द कंसेप्ट ऑफ डैश वर्ड विच कन्वेज द फीलिंग people's experience when they see awesome landscapes, find themselves in the extreme situations with may elicit both fear and admiration। तो यहाँ पे रोमांटिक पोइट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिकली बात की जा रही है कि जब भी हम क्या करते हैं, नेचर की जो डिफरेंट लैंडस्केप्स होते हैं उनको देखते हैं और जो हम देख रहे होते हैं उसकी वजह से जो हमारे अंदर फीलिंग अराइजेज हो रही हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें वन वर्ड को फिल करना है। तो सबलाइम इज़ दी वर्ड, और उन्होंने सबलाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोमांटिक पोइट्री से कनेक्टेड है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बात जो नोटिसेबल है वो क्या है कि नॉट ओनली फॉर द एडमायरेशन बट ऑफ द फियर, सो बोथ ऑफ द इमोशंस आर कमिंग टुगेदर एंड बोथ इमोशंस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, फियर एंड एडमायरेशन, राइट। Now 24th, the term primary and secondary imaginations can be attributed to Coleridge। तो इनकी जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसमें इसका मेंशन देखने को हमें मिलता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया आपको पता है बहुत फेमस वर्क है कॉलरिज का, जहाँ पे उन्होंने अपनी पोइट्री से रिलेटेड सारे व्यूज़ रखे हैं, उनको शो किया है। तो वहाँ पे उन्होंने इस प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स। तो यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक है वो हैं बायरन। बायरन के अलावा और कौन कौन सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं आपको पता है, शैले हैं। ठीक है, और जो एक और हैं उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। 3 लोगों को हम यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स में काउंट करते हैं। ठीक है, लॉर्ड बायरन, शैले एंड हु इज़ द अदर वन। देन in the 26th question, in the suppressed dedication to Don Juan, the Byron criticized the poet laureate। ठीक है, सो लॉर्ड बायरन जो कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट हैं, उन्होंने डॉन जुआन या डॉन उआन दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि इसको जो पढ़ा जाता है वो डॉन उआन है। इन्होंने इसको लिखा था 1819 में, पब्लिश करवाया था 1824 में। कुछ अलग तरीके से की पोएम है ना। इनिशियली तो इन्होंने इसको एनोनिमसली पब्लिश करवाया था क्योंकि इनको खुद बड़ा लग रहा था कि ये तो पोएम थोड़ी डिफरेंट है, इसको मैं कैसे मतलब नहीं लग रहा था कि अगर मैं इसका एट्रीब्यूशन लेता हूँ तो इट मे बी डिफरेंट टू मी, है ना। सो लेटर ऑन व्हेन इट गेट फेमस्ड एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड इट नाइसली एंड प्रेज्ड इट ऑल्सो। सो एट दैट टाइम ही then he then attributed this to himself only कि I have written this Don Juan। और इसमें बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने रॉबर्ट साउदी को टारगेट किया था। रॉबर्ट साउदी जो कि पोएट लॉरिएट रहे हैं इससे पहले, उन्होंने रॉबर्ट साउदी को डॉन जुआन के माध्यम से टारगेट किया था और उनको उन्होंने कमेंट किया था क्रिटिकली। ठीक है, और ये कुछ 2 बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि पीबी शैली से रिलेटेड हैं और सैमुअल टेलर कॉलरिज से रिलेटेड है। यानी कि पीबी शैली का हमें नाम पता होना चाहिए, पूरा क्या है, पर्सी बायसी शैली। देन हमें एसटी कॉलरिज का नाम पूछा गया है तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, क्योंकि हम ना जनरली हम दोनों को पीबी शैली या फिर एसटी कॉलरिज से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि बड़े सिंपल हैं बट फिर भी यू नेवर नो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है हमारा पढ़ लेते हैं 29th।
So although the romantics stressed the importance of the individual, they also advocated a commitment to the mankind, right? And we need to point out that who became actively involved in the struggles for the Italian nationalism and the liberation of Greece from the Ottoman rule. So ये कोई नहीं और नहीं थे, ये बल्कि लॉर्ड बायरन ही थे जिन्होंने क्योंकि हम सभी समझते हैं जो रोमांटिक्स उनमें मैनकाइंड ह्यूमैनिटेरियन उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा थी, वो मैनकाइंड को अपलिफ्ट करने के लिए उनकी बातों को एडवोकेट करने के लिए जाने जाते हैं। और जो वर्ड्सवर्थ थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इसी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनको वहाँ पे जो छोटे लोग हैं यानी कि छोटे तबके के जो लोग थे, जो ये लोअर स्ट्राटा जिसे कह सकते हैं, वो अपर स्ट्राटा के खिलाफ क्या कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से उन्होंने रोमांटिसिज्म के बीज जो है वहीं से समझे आते हैं कि उगे थे। ऐसे ही जो है इटालियन नेशनलिज्म के लिए बायरन ने फील किया था और उन्होंने उसके लिए काफ़ी कुछ लिखा भी था, एडवोकेट भी किया था, यानी कि अपना भरपूर योगदान देने का प्रयास किया था जिस भी तरीके से वो दे सकते थे। देन अब यहाँ पे बायरन के लिए अगेन एक क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जो लेडी कैरोलिन लैम्ब है, उन्होंने कहा था एक पर्सन के बारे में जो मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो है, एंड हु इज़ नन अदर देन बायरन। ठीक है, तो ही इज़ द वन who actually was being considered as mad, bad and dangerous to know. ठीक है, now who wrote, if poetry comes not as naturally as leaves to tree, it had better not to come at all। मतलब अगर जैसे कि पेड़ पे पत्तियाँ अपने आप आती हैं, ऐसे ही अगर आपको पोइट्री नहीं आ रही है, यानी कि आप पोइट्री नहीं लिख पा रहे हैं इतनी ही ईज़ के साथ में, इतनी ही नेचुरली, तो फिर मत लिखो, है ना, नॉट एट ऑल, मत लिखो, इसको छोड़ दो। तो ये कहा था कीट्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉकनी स्कूल्स ऑफ पोइट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। सो डैश इज़ अ dismissive name for the London based romantics such as Keats, Hunt and Shelley. The term was first used in the scathing review in the Blackwoods magazine in October 1817, in which the anonymous reviewer mocked the writer's lack of pedigree and sophistication। बेसिकली जो लंदन बेस्ड कुछ रोमांटिक्स थे, जैसे कि उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम किसका आता है, 3 लोगों को इसमें टारगेट किया गया था, और जो वो 3 लोग थे उसमें से कौन कौन थे, कीट्स, हंट्स एंड शैले थे, जिनको क्या कहा था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, है ना। और क्यों उनको ऐसा बोला गया था, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, है ना, उनमें पेडिग्री नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी, ये सारी की सारी किस मैगज़ीन में हुई थी पब्लिश, ये ब्लैकवुड में हुई थी। सबसे पहले तो ये एनोनिमसली ही पब्लिश हुई थी, और इसमें ना हम शैले का नाम हमने ऑलरेडी ले लिया है, ले हंट है, हंट का जो पूरा नाम है वो क्या है, ले हंट है, जॉन कीट्स है। 1817 वो डेट है जो आप याद रख सकते हैं, और ब्लैकवुड उस मैगज़ीन का नाम है। तो इनको ये एक्चुअली ये मतलब ये कोई अच्छा रिमार्क नहीं है, ये एक डेरोगेटरी रिमार्क है, ये इसमें मॉक किया गया है उनको। मॉक मतलब कि उनकी हंसी उड़ाई गई है ना, उनको ऐसा समझा गया है कि दे आर नॉट हैविंग द गुड क्वालिटीज़, ऐसा उनके बारे में माना गया है। ठीक है, नाउ let's move to the another question, and the question which is we are going to talk about over here is 33rd, right? So the 33rd question क्या कहता है, the question is saying that who was sent down from the Oxford University for advocating atheism. So he is none other than Shelley. Shelley was the one who was having the revolutionary स्प्रिट, और वो और उनके एक और फ्रेंड थे, साथ में उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, एंड वो क्या था, एथीज़्म के लिए था कि हमें जो नास्तिक है, हम नास्तिक क्यों नहीं हो सकते, या उसकी क्या नीड क्या है। तो मतलब वो उस सोसाइटी में, तो डेफिनेटली इस सोसाइटी में उसे अलग ही समझा जाएगा। तो वहाँ पे उस वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था। उनके जो हेड रहे थे उस डिपार्टमेंट के, डीन थे जो, उन्होंने बोला था कि आप चाहें तो यू कैन यू स्टेप डाउन फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ बीइंग ऑथरिंग सच काइंड ऑफ वर्क। आप चाहें तो आप इससे अलग भी हो सकते हैं, सो दैट यू मे नॉट बी एक्सपेल्ड। बट उन्होंने ऐसा नहीं समझा, उन्होंने कहा हमने ही लिखा है, एंड दैट्स वाई दे वर बीइंग एक्सपेल्ड, राइट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड द चिमनी स्वीपर्स कंप्लेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था जो चिमनी स्वीपर्स है, वैसे तो क्या किसने लिखा है, ये वर्क जो है वो ब्लेक का है, लेकिन इसकी जो पोएम है वो एक 18th सेंचुरी के ऑथर हैं, पोएट है, उन्होंने भी लिखी है, उनका नाम है मैरी एल्कॉक। तो उससे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आ भी सकता है। नाउ हमें पता लगाना है ये जो राउली पोएम्स हैं, राउली पोएम्स आर एसोसिएटेड विद whom, तो थॉमस चैटरटन जो हैं वो इसके ऑथर हैं, राउली पोएम्स, ओके, थॉमस चैटरटन। एंड एमिली वॉज पेंट बाय whom, सो द करेक्ट आंसर इज रूसो, रूसो ने लिखा है एमिली। एंड इधर भी आपको पता लगाना है 37th क्वेश्चन में भी रूसो ने क्या लिखा है, कैंडिडेट रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री ऑन द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो रूसो जो है उन्होंने लिखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ना हु रोट क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, तो ये किसने लिखा है, ये इमैनुअल कांट हैं जो उनका वर्क है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ठीक है। नाउ 39th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रीटोल्ड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर इन प्रोज फॉर अ यंगर ऑडियंस, क्योंकि जो हम जानते हैं शेक्सपियर का सारा वर्क है वो किस में लिखा गया है, वो ब्लैंक वर्क्स में लिखा गया है, और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, मीनिंग देयर बाय वो प्रोज में नहीं है। सो जो यंग जनरेशन है हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी वर्सेस प्रॉपरली, फॉर देम हु अमंग्स देम, उनमें से किसने जो है यंगर ऑडियंस के लिए शेक्सपियर के जो सारे के सारे वर्क हैं उसको दोबारा प्रोज में लिखा है, तो वो कौन है, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, ठीक है। 40th क्वेश्चन, इन 1784 द पिट्स इंडियन एक्ट, क्या किया था उसने, रेस्ट्रिक्टेड द ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये भी क्या है, ये उस एक जो टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज बीइंग टेकन इनटू दिस वीडियो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41st, what marked the centenary of the glorious revolution, so 1788 is the date. Now the question number 42, who wrote the book of Thale, so William Blake is the one who authored the book of Thale। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला वर्क जो है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वॉज रिटन बाय whom, और यहीं वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ही विलियम ब्लेक का ऐसा एक वर्क है जहाँ पे जो उनकी फेमस ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग मिल्टन, है ना, मिल्टन की स्पेसिफिकली पैराडाइज लॉस्ट के रिगार्डिंग वो देखने को मिलती है, जहाँ पर विलियम ब्लेक ने कहा है कि जो मिल्टन के बारे में उन्होंने बोला है ना कि उनको पता भी नहीं था मिल्टन को, पर वो क्या है, सैटर्न की साइड में है, ऐसा जो मेंशन है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो कि रिटर्न किया है किसने, विलियम ब्लेक ने, सॉरी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन वॉज रिटन बाय whom एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं जिन्होंने 1790 में लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट 45th, द नैरेटिव पोएम टैम ओ शेंटर किसने लिखी थी, ये रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 46th क्वेश्चन, द राइट्स ऑफ मैन डैश explore the idea that government based on the true justice should support not only mankind's natural right which are life, liberty, free speech, freedom of consciousness, but also its civil rights which are relating to the security and the protection। so ये लिखा गया है राइट्स ऑफ मैन में थॉमस पेन के द्वारा। थॉमस पेन का ये फेमस वर्क है द राइट्स ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया है इन सारी बातों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर मार्क द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लुई एंड मैरी एंटोनेट, सो 1793 में उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। देन 48th क्वेश्चन, विच इज़
related or which is associated with the reign of terror in the France and is an influential figure of the French Revolution. So his name is Robespierre और राइन ऑफ टेरर से रिलेटेड है. फ्रांस में ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं. कब स्पेसिफिकली? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम्स पे. तो रोमांटिक पीरियड जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके क्वेश्चंस भी इससे जुड़ जाएंगे. नाउ कीट्स की फेमस बात करेंगे. फेमस जो उनकी वर्क है एंडीमियन की बात करेंगे तो वो उन्होंने किसकी मेमोरी में लिखा था? वो हम सभी जानते हैं थॉमस चैटरटन की मेमोरी में लिखा था. थॉमस चैटरटन कौन है? थॉमस चैटरटन उनके फ्रेंड हैं जो उन्होंने जल्दी अपनी लाइफ में जिनको खो दिया था. उन्होंने वो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पर मिले थे. थॉमस चैटरटन को उन्होंने ये वर्क जो है डेडिकेट किया है, उनकी मेमोरी में इसको लिखा है. द लाइन अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन है एंडीमियन की और ये ही जो है कीट्स ने लिखी है, इसलिए ये लाइन जो है कीट्स के द्वारा मानी जाएंगी. नाउ the question is related with the monody of on the death of the Chatterton. So ये जो लिखा है वो लिखा है कॉलरिज ने. इन्होंने भी जो है थॉमस चैटरटन की डेथ को मॉन किया था और इसलिए इन्होंने भी ये क्वेश्चन ये जो वर्क है वो लिखा है, मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ द चैटरटन. नाउ Shelley wrote what in 1821 to commemorate the death of कीट्स. कीट्स की डेथ को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने एडोनिस लिखा था और वो लिखा था उन्होंने 1821 में. ये डेट जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है. 53rd हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. सो ये थॉमस माल्थस हैं जिन्होंने ये वाला वर्क लिखा है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. प्रिल्यूड काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है. किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. प्रिल्यूड किसको डेडिकेट किया है? एस टी कॉलरिज को डेडिकेट किया है. कीट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पर. कीट्स रोट द ग्रेट ओड्स इन विच ईयर. हम सबको पता है उनके जितने भी अच्छे सारे ओड्स हैं, है ना, ओड्स ऑन मेलनकली, ग्रेशियन अर्न एंड जितने भी उनके सारे ओट्स हैं, जो सारे अच्छे वाले जो ओट्स हैं, है ना, वो सारे के सारे 1819 में आते हैं. ठीक है, और इसलिए 1819 इज़ द डेट वेयर ऑल ऑफ द ग्रेट ओट्स ऑफ कीट्स वर पब्लिश्ड. नाउ ये जो डिजेक्शन एंड ओड है ये किसने लिखा है? ये लिखा है एस टी कॉलरिज ने. ओड ऑन मेलनकॉली ये लिखा है कीट्स ने और ये भी कभी आया था? तभी 1819 में, जब हम बात कर रहे थे कि ये उनके फेमस जो सारे ओड्स हैं वो कब आए हैं? 1819 में आए हैं. ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, है ना, ये जो है बहुत फेमस है, वर्ड्सवर्थ का ओड है और इसकी बहुत सारी जो लाइंस हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, कोट की जाती हैं. ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट 59 हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेक पोएट और लेकर. सो लेकर भी उनको कहा जाता है, नॉट ओनली दी लेक पोएट. तो ये वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कॉलरिज, ये हम सबको पता है. कीट्स को छोड़कर सारे जो हैं ये तीनों लेक पोएट्स हैं. इसमें बार बार क्या किया जाता है, ये जो कीट्स वाला प्लेस है इसको बदल के और दूसरे हम पोएट्स को रख देते हैं, फिर क्वेश्चन बन जाता है. बेसिकली वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कॉलरिज आर दी लेक पोएट्स. इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में रख देते हैं, जैसे बायरन रखा जा सकता है यहाँ पे. 60 हु रोट ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म, है ना, हमने अभी बात की थी. पी.बी. शैले है वो जिन्होंने इसको लिखा था, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म, और इसी की वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से. ही वॉज बीइंग एक्सपेल्ड ओनली टू राइट और बीइंग ऑथरिंग दिस वर्क ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी क्वेश्चन के बाद से जो बायरन है वो फेमस हो गए थे और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो कोट बोला है दैट आई अवोक वन डे एंड आई फाइंड माई सेल्फ और मे बी आई फाउंड माई सेल्फ फेमस, है ना, ये बायरन ने बोला है। और ये कब बोला है? आफ्टर दिस वर्क। एक ये जो उनका वर्क था चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये उनका बहुत फेमस वर्क था और इसके बाद में ही उनको इतनी फेम मिली कि उन्होंने ऐसा लिख दिया था, आई अवोक, आगे क्वेश्चन भी आएगा डोंट वरी, आई अवोक एंड आई फाउंड माई सेल्फ फेमस। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉट इन 1850 में इसको फॉट किया गया था। द ब्लैकवुड्स मैगजीन वॉज फाउंडेड इन 1817, है ना। और हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा पीछे भी पढ़ा था जो कॉकनी स्कूल से रिलेटेड है, जहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्लैकवुड्स मैगजीन थी इन 1817 ओनली उन्होंने जॉन कीट्स, ले हंट, है ना, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, कीट्स, हंट्स, उली हंट एंड शेले, इन्होंने इन तीनों के लिए क्या यूज़ किया था? इन्होंने इन तीनों के लिए यूज़ किया था 1817 में ही ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा इन्हें कॉकनी स्कूल में रखा गया था, जो कि डेरोगेटरी रिमार्क है, वो बहुत अच्छी बात नहीं थी। ओके चलिए, बहुत फेमस वर्क है एस टी कॉलरिज का जिसके बारे में क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड दैट द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो कब पब्लिश्ड हुई थी और किसके द्वारा पब्लिश्ड की गई थी? तो हम ऑथर का नाम तो पहले ही बता चुके हैं, कॉलरिज है और कॉलरिज ने इसको 1817 में ही पब्लिश करवाया था। तो 1817 इज़ द डेट टू रिमेंबर। आप उसको दोनों तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि जो कॉकनी स्कूल की बात है वो भी 1817 में ही की गई थी और कॉलरिज ने जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो भी 1817 में ही पब्लिश करवाया था। 65th क्वेश्चन है और इसमें उन्होंने बात की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबटाइटल्ड एज द मॉडर्न प्रोमेथियस, है ना। अब प्रोमेथियस किसी और का वर्क भी है ना, इफ़ यू कैन रिमेंबर, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न प्रोमेथियस है इसको किसके वर्क को हम कहते हैं? तो इन्हीं की जो मैरी शेली, इन्हीं के जो हस्बैंड हैं पीबी शेली, उनका वर्क है प्रोमेथियस, जो कि प्रोमेथियस अनबाउंड है, और उनका जो मॉडर्न प्रोमेथियस जिसे कहा जाता है, जो मैरी शेली का नॉवल है फ्रैंकेनस्टीन, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है, आप याद रख लीजिएगा। फिर है फ्रैंकेनस्टीन कब पब्लिश हुआ था? तो जो है फ्रैंकेनस्टीन पब्लिश हुआ था 1818 में। मैं आपको बता दूँ DSSB के 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ्रैंकेनस्टीन से एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग हु हैज़ रिटन इट, है ना। बहुत ज़्यादा डीप नहीं था क्वेश्चन, केवल यही पूछा भाई किसने लिखा है, तो मैरी शेली ने इसको लिखा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये किसने लिखा है? ये थॉमस डी क्विंसी ने लिखा है, इम्पॉर्टेंट वर्क है टू रिमेंबर। ठीक है, देन 68, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्यूडोनेम कहते हैं ना एलिया, वो कौन यूज़ किया करता था वाइल राइटिंग? तो वो ही इज़ नन अदर देन द चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो अपने सारे जो उन्होंने एसेज या फिर जो भी वो कुछ वर्क लिखा करते थे, तो वो जो स्यूडोनेम जिसे कहते हैं ना, जो एक पेन नेम जिसे कह सकते हैं, यानी कि जो हम अपना खुद का नाम तो रिवील नहीं करते हैं बट हम अपने लिए कुछ नाम रख लेते हैं कि हम इस नाम से लिखेंगे, तो वो थी एलिया जो है वो चार्ल्स लैम्ब का नाम था। देन फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन 1832। 70 सर वॉल्टर स्कॉट ऑथर्ड ऑल एक्सेप्ट, सो उन्होंने इसमें से क्या क्या ऑथर नहीं किया है? इवान हो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सर वॉल्टर स्कॉट का वर्क है। रॉब रॉय उनका वर्क है, केनिलवर्थ भी उनका वर्क है, ड्रैकुला उनका वर्क नहीं है। आपको याद होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इवान हो का क्वेश्चन पढ़ा है, और जो ड्रैकुला है वो एक नॉवल है और ये लिखा है ब्रैम स्टॉकर एंड मिशेल बर्गन ने। 71 Which of the following iconic artworks famously embodies the spirit of romanticism? तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि इनमें से ऐसा कौन सा एक आइकॉनिक आर्ट वर्क है फेमसली एम्बडीज द स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म, है ना। तो जो कैस्पर डेविड फ्रेडरिच हैं उनका वर्क है वॉन्डरर अबव द सी ऑफ फॉग,
वॉन्डरर अवर्क द सी ऑफ फॉग, उसके लिए ये जो फिट है स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म जो है वो फिट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। द वेवरली नॉवेल्स आर एसोसिएटेड विद। सो वॉल्टर स्कॉट के सारे जो नॉवेल्स हैं या फिर उनके जो नॉवेल्स, कुछ नॉवेल्स स्पेसिफिकली, उनको वेवरली नॉवेल भी कहा जाता है। मूविंग अहेड, again question related to the Walter Scott. So Walter Scott published The Heart of Midlothian in 1818. So जो उनका ये वर्क है The Heart of Midlothian कब पब्लिश हुआ था? 1818 में पब्लिश हुआ था। 74. Who asserted man is born free but he is everywhere in chains. So ये बहुत फेमस लाइन है रूसो के, रूसो ने इन लाइन्स को लिखा है। 75th, who maintained that poetry should be composed in the language really spoken by men. मतलब हमें एक ऐसी लैंग्वेज में पोइट्री को लिखने की ज़रूरत है जो कि आम जनता की लैंग्वेज है, यानी कि people around us they do talk in that language so that only they would be able to understand it ना, otherwise not. So ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने, और इसीलिए उनकी जो सारी लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा है। नाउ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये भी बड़ा फेमस और बहुत अच्छा वर्क है, कॉलरिज का ने लिखा है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। तो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो है वो हम क्या कहेंगे, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है, और ये इम्पॉर्टेंट पोइट्री है बेसिकली उनकी। सॉरी, ठीक है, इनकी कुछ लाइन जो हैं इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम्स में आती हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, 77th, The sorrows of young Rather had profound impact on the romantic movement. It was written by whom? So it was written by Goethe। और क्योंकि जो वर्क है, इस गेथे का जो वर्क है सौरो वाला, उसका इम्पैक्ट जो है सारे रोमांटिक पीरियड पे हमें देखने को मिलता है। सब लोगों ने उसके रेफरेंस में वर्क, मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो बैकग्राउंड है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग बड़े सिंपैथेटिक थे ना लोगों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 78, रोमांटिक पोएट्स वैल्यूड वॉट। नेचर को उन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है। वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी सारा कुछ जो है नेचर को एट्रीब्यूट किया है। नॉट ओनली वर्ड्सवर्थ बट जितने सारे और पोएट्स भी रहे हैं उन लोगों ने सबको उनका एक स्लोगन जैसा सा आप मान सकते हैं, बैक टू नेचर, है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे गोथिक नॉवल की। सो गोथिक जो नॉवेल्स हैं वो उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, सबसे ज़्यादा हम उसमें ये बात करेंगे तो सुपर नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, उसकी वजह से हम उनको गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में रखते हैं। कासल, ग्लूमी वर्ल्ड, सुपर नेचुरल थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं गॉथिक नॉवल का मेन मसाला है, यानी कि इंग्रेडिएंट है। नाउ ब्लैक ने इनमें से क्या क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। सो जो क्या नहीं लिखा है वो लिखा नहीं है क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल फेमस वर्क है, किसका वर्क है, ये है एस.टी. कॉलरिज का, यानी कि क्रिस्टाबेल को किसने लिखा है, एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। बहुत अच्छा वर्क कह सकते हैं, पोइट्री है, और ऐसी पोइट्री है जिसमें प्रॉब्लम है। कॉलरिज ने बात की है एक क्रिस्टाबेल नाम की एक लड़की है उसके बारे में, ठीक है। ये आई थी सबसे पहले 1797 में 1797 में, और उसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो आया था 1800 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Which of the following literary work can be described as Gothic? So इसमें से जो बैकफोर्ड का वेथेक है उसको हम गोथिक कह सकते हैं, क्योंकि कुबला खान नहीं है डेफिनेटली। कॉलरिज का ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस भी कोई गोथिक नोवेल नहीं है। स्कॉट का मैरीमोन भी नहीं है। देन नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन, रेवरीज ऑफ सॉलिटरी वॉकर, ये लिखा है रूसो ने। Reveries of a Solitary Walker, it is being written by Jean-Jacques Rousseau,
83rd क्वेश्चन को देखिए। 83rd क्वेश्चन है, हु स्पेशलाइज्ड इन दी हॉबगॉब्लिन रोमांस। हॉबगॉब्लिन रोमांस है जो एन रेडक्लिफ का फोटे रहा है। अब बात करते हैं बायरोनिक हीरो की, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो बायरोनिक हीरो होता है वो क्या होता है, वो डार्क, उसका जो पर्सोना है वो डार्क होता है। ब्रूडिंग सॉलिटरी वॉन्डरर है ना, मतलब अकेला घूमने वाला बंदा, जो डार्क सा उसका पर्सोना है, उसको हम बायरोनिक हीरो कहते हैं। बायरोनिक हीरो जो है, अगेन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द बायरोनिक हीरो इन्फ्लुएंस्ड, सबसे ज़्यादा उसको एमिली ब्रॉन्टे का जो पोर्ट्रेयल है ऑफ हीथ क्लिफ, उसमें उन्होंने उसकी जो जितनी बायरोनिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी पॉसिबल, सबको उसमें हीथ क्लिफ के जो पोर्ट्रेयल है उसमें उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, ये किसके में, एमिली ब्रॉन्टे के हीथ क्लिफ का जो पोर्ट्रेयल है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो भी सारी पॉसिबल हो सकती थी, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल हो सकती थी उसमें है। और ये कहाँ आता है, ये मुझे लगता है हम सबको पता ही होगा, ये कहाँ पे आता है, वुदरिंग हाइट्स में आता है। वुदरिंग हाइट बहुत फेमस नावल है, लिखा गया था 1847 में, और लिखा किसने था, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था, है ना। वुदरिंग हाइट का जो हीथ क्लिफ है उसमें बायरोनिक हीरो की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। देन हु असर्टेड विदाउट कॉन्ट्रेरीज इज़ नो प्रोग्रेशन, ऐसा किसने कहा है, ऐसा ब्लैक ने कहा है कि जब तक कॉन्ट्रेरीज नहीं आएंगी, कॉन्ट्रेरीज यानी कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कॉन्ट्रेरी सिचुएशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगी, तब तक प्रोग्रेस नहीं की जा सकती। तो ऐसा कहा था। ऑपोजिट चीज़ें, कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी का एक्चुअली प्लूरल है कॉन्ट्रेरीज, तो ये किसका प्लूरल है, कॉन्ट्रेरी का है, यानी कि क्या होता है उसका मतलब ऑपोजिट, यानी कि जो एडवर्स सिचुएशंस अगर हम नहीं देखेंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, है ना, ऐसा ब्लैक ने कहा है। देन अगेन ये क्वेश्चन ब्लैक से ही रिलेटेड है, तो मैं ब्लैक ने कहाँ पे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कहाँ उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का जो सॉन्ग ऑफ लिबर्टी है ना, और रेफरेंस उन्होंने अपनी किसी एक जगह पे स्टेट किया है, इंक्लूड किया है, तो वो कुछ और नहीं है, जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है। विलियम ब्लैक का जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, वहाँ पे मिल्टन के बहुत सारे रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैराडाइज लॉस्ट के रेफरेंस वहाँ आप देख सकते हैं। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटीज़ है, वो तो किसके लिए है, वर्ड्सवर्थ के लिए है, किसने दी है, किट्स ने दी है ना, किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने कहा है ऐसा। देन द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये भाई किसका है, एस.टी. कॉलरिज का है ना, ये बहुत फेमस टर्म है जो कि मुझे नहीं लगता हम भूलेंगे कभी। ठीक है, देन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल वी ऑल नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ऐसा किसने कहा है, ऐसा किट्स ने कहा है। उन्होंने ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ऐसा उन्होंने कहा है। देन the romantics stress the importance of the individual because they have talked about the rights of individual. It was actually being influenced with the French revolution and that was being happening on an average, अगर हम कह सकते हैं तो वो individuality के लिए they were actually fighting, okay, तो इंडिविजुअल को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देन 92nd क्वेश्चन है, वो क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्ट ऑफ 1799 इज़ टू फॉरबिड द ट्रेड यूनियंस, ये उसके ही रेफरेंस में है, उस समय के रेफरेंस में है। प्रिल्यूड का पब्लिश हुआ था 1850 में, इसको पब्लिश करवाया गया था प्रिल्यूड को, उसकी डेट ये है। देन एट क्वेश्चन वी आर एट 94, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ये क्या है, ये एक गोथिक नॉवल है, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, एक गोथिक नॉवल है, ठीक है। तो ये गॉथिक नॉवल है, लिखा किसने है इसको, ऑथर हैं इसके एन रेडक्लिफ, एन रेडक्लिफ इसके ऑथर है। और कब इन्होंने इसको लिखा है, इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो है, इसकी पब्लिकेशन डेट 1794। सो द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो इज़ गॉथिक नॉवल रिटन बाय एन रेडक्लिफ इन 1794, इट वॉज बीइंग पब्लिश्ड।
Then next, the anti-Catholic Gordon riots erupted in Great Britain in which year? So 7080 is the date. Sorry, is the year. 96th question, who wrote The Wealth of Nations? So he was Adam Smith, who wrote The Wealth of Nations. 97th question है, the Spin-Hamlet system was established in which year to alleviate the rural poverty through the wages of normalization? ये वहाँ के कुछ सोसाइटी में क्या चल रहा था, अगर हम बात करेंगे उस तरीके की सब रोमांटिक एरा में, तो थोड़े क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. सो ऐसा क्या इस्टेब्लिश किया गया था, एक तरीके का सिस्टम लेकर आया था सो दैट जो लोग रूरल लोग हैं और पॉवर्टी से ग्रसित हैं उन लोगों को हम थोड़ा एलिविएट कर सकें. तो 1795 में ऐसा सिस्टम को लाया गया था. देन 98th क्वेश्चन, which was the first volume of poetry published by Lord Byron in 1807? लॉर्ड बायरन की जो पहला वॉल्यूम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आवर्स ऑफ आइडलनेस. आवर्स ऑफ आइडलनेस है जो कि 1807 में आया था और उन्होंने लॉर्ड बायरन का ये पहला क्या कहेंगे पोएम है जो आई थी. ठीक है. So Hours of Idleness was actually the first volume of poetry in 1807. It's a collection of mostly the short poems and इसमें से जो काफ़ी सारी पोएम्स हैं वो कुछ नहीं है, वो रोमन जो पुरानी पोएम्स है, रोमन क्लासिक रोमन पोएम्स हैं, उनका इमिटेशन है, यानी कि उनको जस्ट इमिटेट किया है, इंग्लिश में उनको लिखा है. ठीक है. सो लॉर्ड बायरन ने ऐसा किया है. और लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sorry, the next question, the last two questions. 99, who wrote the Phenomenology of the Spirit? So he was the Hegel who wrote this Phenomenology of the Spirit, Romantic era में. And the last question is related to English bards and Scotch reviewers, was written by whom? तो ये बायरन का वर्क है. इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स वॉज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. ओके. सो ये थे रोमांटिक एरा से रिलेटेड कुछ नहीं 100 क्वेश्चंस थे. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर फर्दर क्वेश्चंस जो कि आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू maybe tomorrow I'll be giving more questions on romantic era. Till then, goodbye and take good care of yourself.